नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और नॉकआउट में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं। पहले आप इन दो लाइन को समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताऊंगा और आप इस खबर को देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इस पूरे फसाद की जड़ ईरान है या अमेरिका। पहली लाइन में क्या लिखा है? कब्र में खामनेई, बाहर निकला ईरानी परमाणु। और दूसरी लाइन में लिखा है कि ट्रंप को मार देंगे और इजराइल को मिटा देंगे। ये दो देशों के बीच का मामला अब नहीं रह गया है। आप ये मान के चलिए कि पश्चिमी एशिया में इस वक्त परमाणु गदर शुरू होने वाला है और दावा किया जा रहा है कि जनाजा जैसे ही सुपुर्दे खाक हुआ खामनेई का, उसके बाद ईरान के जो अचानक परमाणु जो तेवर थे या जंगी जो तेवर हैं वो अचानक इतने ज़्यादा हाईलाइट क्यों हुए, आक्रामक क्यों हुए, उसके पीछे की 2-3 वजह बताई जा रही हैं। पहले आपको इससे जुड़ी हुई 3 मुख्य खबरें बता दें जिसका पूरा बेस इस पूरी लाइन से जुड़ा हुआ है। पहली खबर यह है कि ईरानी मीडिया डंके की चोट पर दावा कर रहा है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई वो जिंदा हैं और वो एक जो उनकी शोक सभा होगी उसके अंदर वो शामिल होंगे मुस्तफा खामनेई। और दूसरी ही खबर इससे जुड़ी हुई है कि जैसे ही मुस्तफा खामनेई सामने आएंगे, ईरान अपनी नई परमाणु नीति का धमाकेदार ऐलान पूरी दुनिया के सामने करेगा और दावा करेगा कि ईरान दुनिया में पूरा हक रखता है कि वो भी अपने परमाणु ऊर्जा के साथ साथ अपनी परमाणु सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर कुछ ऐसी चीजें ला सकता है जो शायद ईरान का पहला परमाणु बम साबित होगा। हो सकता है कि ये 24 से 48 घंटे के अंदर एक बड़ी खबर हम सबके सामने आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल की मोसाद एजेंसी ने एक धमाकेदार बयान दिया है और दावा किया है और उसके पुख्ता सबूत मीडिया में भी दिए हैं और कुछ अमेरिकन अधिकारियों पेंटागन को भेजे हैं कि ट्रंप की जान को ज़रूरत से ज़्यादा खतरा है और ईरान की आईआरजीसी ने पूरा प्लान बना लिया है कि ट्रंप को कैसे मारना है, कब मारना है, अमेरिका के अंदर मारना है या दौरे के दौरान मारना है। इसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी खुफिया इनपुट मोसाद ने उठाकर पेंटागन पहुंचाए हैं और ट्रंप को साफ साफ बोल दिया गया है कि आप ज़्यादा जोश में ना आएँ, आप ज़्यादा जो भीड़ के बीच में जाते हैं वो ना करें, क्योंकि आईआरजीसी का जो प्लान है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है। उसके जो खुफिया एजेंट्स हैं, उसके जो स्लीपर सेल्स हैं वो पूरे अमेरिका में एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा मोसाद का दावा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ से ट्रंप को खतरा ईरान की तरफ से, इसकी जो पुष्टि कर रहा है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कर रही है, ना कि CIA या FBI। तो कहने का मतलब ये है कि जो इजराइल इतने दिनों से चुपचाप बैठा था, जिसको बार बार ट्रंप डांट रहे थे कि आप ईरान के ऊपर एक मिसाइल नहीं दागेंगे, आज ट्रंप इतने मजबूर हो गए इस रिपोर्ट आने के बाद से कि ट्रंप ने उठा के सीधे सबसे पहले नेतन्याहू को फ़ोन किया और दावा किया जा रहा है कि उनकी एक जो फ़ोन पर गुप्त कॉल हुई है उसमें इन दोनों ने बोला है कि ईरान वास्तव में अब हमारे लिए एक कैंसर साबित हो रहा है और इस ईरानी कैंसर को मारने के लिए या साफ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान के ऊपर एक बड़ा और व्यापक हमला करें। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 9 जुलाई को खामनेई को दफन किया गया, उसके बाद से जो सारे समीकरण हैं हमले के, रणनीतियों के, परमाणु युद्ध के, वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और उस परमाणु युद्ध को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईरान अभी तक इतना अग्रेसिव नहीं था अपने परमाणु प्रोग्राम्स को लेकर कि हम किसी को नहीं दिखाएंगे। पिछले 1.5 हफ्ते में ऐसा हुआ है कि IAEA जो परमाणु एजेंसी है उससे ईरान ने दो टूक कह दिया है कि मैं अपना बुशर प्लांट भी आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं नतांज भी नहीं दिखाऊंगा, मैं इस्फान का जो परमाणु उनका ठिकाना है उसको भी नहीं दिखाएंगे। यानी कि उसने साफ मना कर दिया है कि हम आपको IAEA को कहीं भी अनुमति नहीं देते हैं कि वो जाएं और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को चेक करें, उसका यूरेनियम को चेक करें। कहने का मतलब ये है कि दाल के अंदर कुछ काला है। और अब जो दावे किए जा रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई जैसे ही बाहर आएंगे, ईरान अपनी नई परमाणु नीति का खुलासा कर देगा। और आपको मैं बता दूं, इसके जो जिंदा सबूत हैं वो 3 दिन पहले जो इस्माइल जो रईसी हैं, प्रवक्ता हैं ईरान के, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने सीधा बोला था कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है या इसमें नेटो शामिल होता है या इजराइल के द्वारा हमारे ऊपर बड़े हमले कराए जाते हैं तो हम अपनी परमाणु नीति पर नए सिरे से विचार करेंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो पहला संकेत दिया था ये 2 दिन पहले ही दे दिया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अभी की परिस्थिति में क्या है, एक तरफ ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो सामने आने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप की जान को जो खतरा है उसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक IRGC जो अभी सही से अमेरिका को और इजराइल को
नुकसान भी नहीं पहुंचा पाई है, वो सीधे सीधे ट्रंप को टारगेट कर रही है। आखिर क्या इतना सॉफ्ट टारगेट ट्रंप है? आईआरजीसी के सूत्रों के मुताबिक, ईरानी मीडिया के मुताबिक और मोसाद के इनपुट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ट्रंप वास्तव में बहुत ज्यादा खतरे में है। और शायद यही वजह थी कि ट्रंप ने करीब 24 घंटे पहले अपना बयान दिया था और दावा किया था कि ईरान की जो किल लिस्ट है, उन्होंने वर्ड यूज किया था किल लिस्ट, उसमें मैं नंबर 1 पर हूं। यानी कि ट्रंप को जो मोसाद की तरफ से खुफिया इनपुट मिला है उस पर वो यकीन कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब तुर्की से ब्रिटेन पहुंचे तो उन्होंने अपना जो एयरफोर्स 1 विमान था उसको चेंज किया। और चेंज इसलिए किया क्योंकि उनको ऐसा थ्रेट था कि शायद मेरी जान को खतरा है। क्योंकि एक पत्रकार ने उनसे पूछा एयरफोर्स 1 के अंदर कि सर ये बताइए कि आपने इस विमान के जो पर्दे हैं उसको नीचे क्यों करवा दिया है, इसको डाउन क्यों करा दिया, इसको ढक क्यों दिया है? तो ट्रंप ने क्या बोला? बोले मुझे आपकी जान की परवाह है, आप जानते नहीं कि हम एक खतरनाक उड़ान पर से गुजर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये खतरनाक उड़ान हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसे इनपुट्स दिए गए हैं कि बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए इन पर्दों को नीचे गिराया गया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर अभी मैं भाग्यशाली हूं और कल को कुछ नहीं होता है या मेरी जान चली जाती, तो आप ये मान के चलिए कि अगर मेरी जान जाएगी तो आप लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। तो कहने की स्थिति ये है कि ईरान ने अब बीच का रास्ता खत्म करना शुरू कर दिया है। जनाजा दफन हो गया 4 महीने के बाद। जो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि उनके सुप्रीम लीडर को शांति से, सलीके से दफन कर दिया जाए मशहद में, वो हो चुका है। आप अच्छे से जानते हैं कि मशहद में जब दफन की प्रक्रिया चल रही थी तो ऐसे सैकड़ों, हजारों की तादाद में बैनर्स, पोस्टर दिखाई दिए जिसमें सीधा सीधा लिखा था कि हमें ट्रंप से बदला लेना है, हमें अमेरिका को खत्म करना है, हमें ट्रंप को खत्म करना है। ये जो पूरा एक कहते हैं ना बदले की जो ज्वार उठा है ईरान के अंदर, उससे सबसे ज्यादा जो परेशान है वो ट्रंप हैं। ट्रंप अब इसीलिए आप सोचिए, जिस नेतन्याहू को वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, पेंटागन, इजरायली जो खुफिया एजेंसी हैं उनको डायरेक्ट खुफिया इनपुट लाइव नहीं दे रही थी। आज स्थिति ये हो गया है कि इजराइल दोबारा से हावी हो गया है और दोबारा से ट्रंप वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं जो ईरान से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी की जो ताज़ा खबरें हैं उसमें यह आ रहा है कि जो 10 तारीख की रात में, 10 तारीख की जो 9 और 10 की दरमियानी रात में जो हमले हुए हैं उसमें बड़ी चौंकाने वाली खबरें आई हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चुन चुनकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हवाई हमले किए गए हैं। और मजे की बात यह है कि सारे हवाई हमले जो हुए हैं उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने 2 टूक मना कर दिया है कि हमने 9 और 10 की दरमियानी रात ईरान के ऊपर कोई हवाई हमला नहीं किया है, ना हमने बुशर प्लांट के आसपास हमला किया है, ना चाबहार पे किया है, ना फोल्डो पे, ना ही नतांज पर। लेकिन वो इतने जोरदार धमाके हैं जिसके जिंदा सबूत चारों तरफ तैर रहे हैं। और ये जो खुफिया हमला हुआ है इसके बारे में कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। ईरान भी बोल रहा है, ईरान भी अनदेखा कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हाँ हमले धमाके हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि ये धमाके किस वजह से हुए। क्या कोई तकनीकी खामी थी जो बुशर प्लांट के पास धमाके हुए, या वास्तव में कोई एक मिसाइल या ड्रोन हमला था? लेकिन एसोसिएट प्रेस और द गार्जियन ने दावा किया है कि शायद ईरान के ऊपर जो गुप्त हवाई हमले हो रहे हैं या अज्ञात हवाई हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल का हाथ है। क्योंकि इजराइल पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से ये युद्ध भड़के, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर युद्ध रुक गया और ईरान की शर्तों को मानते हुए ट्रंप ने युद्ध को खत्म कर दिया तो ईरान जो है वो इजराइल का वजूद खत्म कर देगा। इसीलिए ये लाइन लिखनी पड़ी है कि हम ट्रंप को मार देंगे और इजराइल को मिटा देंगे, क्योंकि यही 2 सबसे बड़े मिशन इस समय ईरान के बन चुके हैं। आईआरजीसी के जितने भी टॉप कमांडर्स हैं वो साफ साफ कह चुके हैं कि हम जब तक अपने सुप्रीम लीडर का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए उनका जो प्राइम टारगेट है वो है ट्रंप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईरान ने एक और खुलासा किया है। ईरान ने एक ऐसा खुलासा किया है कि उसने जो गल्फ कंट्रीज में, यानी कि जो खाड़ी के देशों में अमेरिकी अड्डों पे हमले किए हैं, उसके अंदर उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह 1110 और सेजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया है। और शाहिद 136 और शाहिद 238 ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा जो कोहराम मचाया गया है वो कतर और बहरीन में मचाया गया है। और मजे की बात देखिए, जिस तरीके का गुप्त हमला 9 और 10 जुलाई की रात में ईरान के ऊपर हुआ है, ठीक इसी तरीके के गुप्त हमले 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात जॉर्डन पे हुए। और जॉर्डन में भी अमेरिकन ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जॉर्डन में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान है। ईरानी मीडिया तो यहां तक दावा कर रही है कि बहुत से अमेरिकन सैनिक वहां पे घायल हुए हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं फिर बता दूं, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। ईरानी मीडिया ऐसा दावा कर रहा है। वहां की जो फार्स न्यूज़ है
वहां का जो ईरान इंटरनेशनल है उन सब का दावा है कि जॉर्डन में जबरदस्त ट्रंप को नुकसान हुआ है और इसीलिए 10 तारीख के बाद से अब तक किसी ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है और जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं या गुप्त हमले हो रहे हैं या अज्ञात हमले हो रहे हैं उसका क्लेम कोई भी नहीं कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे ईरान के जो बुशर प्लांट है वहां के जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर, उनका नाम है एहसान जहानिया। एहसान जहानिया ने क्या दावा किया कि बुशर प्लांट के पास में, मेन गेट के पास में जोरदार मिसाइल हमले हुए हैं और उसकी वजह से बुशर प्लांट के पास बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब से ये क्लेम गवर्नर की तरफ से किया गया है उसके बाद से रूस की त्योरियां चढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दें बुशर न्यूक्लियर प्लांट ईरान का एक ऐसा प्लांट है जहां सबसे ज्यादा ईरान जो रूसी एक्सपर्ट्स हैं, अधिकारी हैं और कुछ तो मामले में बताया जाता है कि शायद वैज्ञानिक भी हैं जो इस पूरे बुशर प्लांट को चलाते हैं। और बुशर ईरान का इकलौता एक ऐसा प्लांट है जिससे बिजली बनाई जाती है। बाकी जो प्लांट हैं, फोर्दो है, नतांज है या इस्फान है, ये तो ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां पर सेंट्रीफ्यूज के द्वारा यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ईरान की जो परमाणु नीति है या ईरान का जो एक नया परमाणु बम बनाने का की जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो अब ऐलान ही कर देगा कि यार बहुत हो गया, छुपा छुपी का दर बहुत हो गया, अब इनको बता दो कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं। तो इसका खुलासा करने की जो तैयारियां चल रही हैं उससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। अभी तक दुनिया ये जानती थी IAEA के थ्रू कि ईरान के पास लगभग 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसको 90% बनाने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर 8 से 10 परमाणु बम 440 किलो जो यूरेनियम है उसके पास 60% उससे वो बना लेगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो और हैरान करने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि 5% से लेके और 20% तक का संवर्धित यूरेनियम का जो भंडार है ईरान के पास वो बेहताशा है। बेहताशा का मतलब है कि वो चाहे तो कुछ इस तरीके के बॉम्ब्स बना सकता है जिसमें वो यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही वो परमाणु धमाका वैसा ना कर पाए, लेकिन उनकी जो मारक क्षमता, जो विनाश की क्षमता होगी वो भयंकर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने खुद दावा किया है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो जरूरत से ज़्यादा आक्रामक हो चुका है और अब अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में यानी कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर साबित होगा। और शायद इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू ने बोला है कि ये ईरानी कैंसर है, इन और ये सब जो ईरान के लोग हैं उनको उन्होंने कचरा भी बोला है। इन सबको हमें साफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकी सनक में पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे वो ऐसे होने वाले हैं, लोग पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि क्या मुस्तफा खामनेई अपने पिता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, और क्या अगर मुस्तफा खामनेई आकर शामिल होते हैं तो क्या ईरान अपनी नई परमाणु नीति का खुलासा करेगा, और क्या ऐसे भी दावा कर सकता है कि उसके पास वास्तव में कोई ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब या हथियार हैं जिसके बारे में आज तक दुनिया को नहीं पता है। फिलहाल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं अमेरिका के, वो रूस के, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने दो टूक बोला था कि जिस तरीके से बाकी दुनिया के देशों के पास परमाणु हथियार हैं, ईरान के पास पूरी क्षमता है और ईरान के पास पूरा अधिकार है कि वो भी अपनी रक्षा के लिए ऐसी चीज़ों को रखे। और उन्होंने यहाँ तक इशारे में बोल दिया था दिमित्री मेदवेदेव ने कि हो सकता है कि कोई भी देश, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, कोई भी देश ईरान को रेडीमेड परमाणु बम या हथियार दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा गदर कटा है और ये जो पूरा भ्रमजाल फैला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर कोरिया को रूस ने मोहरा बनाकर कोई हथियार पहुंचा दिया हो ईरान तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में रशिया के वैज्ञानिकों ने बुशर प्लांट की आड़ में ही कुछ ऐसा उसको परमाणु हथियार या बॉम्ब सप्लाई करने में या बनाने में मदद की हो या बनाने के करीब पहुंचा दिया हो, जो अब पूरी दुनिया के लिए नासूर बन रहा है। क्योंकि अभी की स्थिति ये हो गई है कि ना तो रूस चाहता है कि ट्रंप की दादागिरी पूरी दुनिया में हावी रहे, और ना ही चीन चाहता है कि ट्रंप का दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट में हो, क्योंकि चीन का भी बहुत सारा जो पैसा और जो संसाधन लगे हैं वो मिडिल ईस्ट में लगे हैं। तो कुल मिला के भौगोलिक स्थिति ऐसी बन गई है, रणनीतियां ऐसी बन गई हैं और कंडीशंस ऐसी आ गई हैं कि अब हर हालत में अमेरिका को ईरान से आर पार की जंग करनी होगी, जमीन पर उतरना होगा। आर पार की जंग जब तक नहीं होगी इसका फैसला नहीं होने वाला है। ये कोड़ में खाज बन चुका है और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसके ऊपर आप अपनी गंभीर टिप्पणियां भी करिए और जो चीज़ें आपको मेरी पसंद आई हो उस पर आप अपना लाइक करिए, अगर नहीं आई हैं तो उस पर टिप्पणी करिए, क्यों नहीं आई है वो भी बताइए। हम आपके कमेंट्स का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। कुल मिलाकर अब जो भी बड़ा अपडेट होगा
वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना तय मानिए कि जैसे ही कब्र में खामने गए हैं, ईरान के परमाणु बम से जुड़ी खबरें बहुत तेजी से सामने आने लगी हैं। और यही वजह है कि ट्रंप को मारने को और इजरायल को मिटाने का जो पूरे ईरान के अंदर 31 प्रांतों के अंदर जो गदर कटा हुआ है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ये निश्चित है। अब हम देखते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में क्या होता है। फिलहाल नॉकआउट में इतना ही, और आगे आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।